टुडे वी नीड टू स्टार्ट विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी कैसे बनती है, हाउ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। इस आर्टिफिशियल पर्सन को पैदा करने का काम, इनकॉर्पोरेशन करने का काम कैसे किया जाता है। सेक्शन 7 है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड। सेक्शन 7 में हमको 7 बातें पढ़नी है, 7 स्टेप्स पढ़ने हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें 7 तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने को सबमिट करने रहेंगे। तो ये जो है ना, जहां पर भी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, एक फिगर 7 याद रखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, इसको एक एक पॉइंट को पढ़ के हमको आगे समझना रहेगा, ठीक है। सो इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, शिरीन जॉन स्टार्ट रीडिंग। Section 7 of the Companies Act 2013 provides for the procedure to be followed for incorporation of a company. Filing of the first step is filing of documents and information with the registrar. सर 7 स्टेप है, उसमें से पहला स्टेप क्या है? फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्लस इंफॉर्मेशन। तो ऐसी 7 डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन हमको रजिस्ट्रार यानी कि आरओसी के साथ में फाइल करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में। सर आरओसी इंडिया में मतलब है ना, आरओसी कितने होते हैं? एक होता है, एक से अधिक होता है? आरओसी की स्कीम क्या होती है, क्या आप लोगों को ध्यान है कि इंडिया में मतलब आरओसी कैसे वर्क करते हैं? देखो आओ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर मोटी मोटी स्कीम ये है कि सर करीब करीब हर स्टेट में एक आरओसी होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जैसे राजस्थान का एक होगा, गुजरात का एक होगा, मध्य प्रदेश का एक होगा। तो बेसिक क्या है सर, एक स्टेट में एक आरओसी होना चाहिए। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर 2 स्टेट में मिला के एक आरओसी है। जो छोटी जगह है ना, वहां पर 2 स्टेट्स में मिला के एक आरओसी होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा के जो स्टेट्स हैं, इनके लिए मिला के एक आरओसी है, जहां पर चाहे पंजाब में कोई कंपनी रजिस्टर हो रही हो, चाहे हरियाणा में कोई कंपनी रजिस्टर हो रही हो, दोनों को सेम आरओसी के पास में जाना पड़ता है। सर छोटी जगह है, छोटे स्टेट्स हैं, ऐसी एक और जगह, ऐसे एक और आरओसी है जो 2 स्टेट्स का काम देखता है, ठीक है। बेसिक एक स्टेट में एक आरओसी। उसके बाद में कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर 2 स्टेट में मिला के एक आरओसी। इसके अलावा तुम्हारा जो महाराष्ट्र, अपना जो महाराष्ट्र स्टेट है, कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर एक स्टेट में 2 आरओसी है, जहां पर एक स्टेट में 2 आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर देखो तुम्हारी मुंबई जो है, मुंबई इज नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। इतना फाइनेंस, इतना पैसा, इतनी कंपनीज यहाँ पर रजिस्टर होती हैं, इट इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसा बोला जाता है। हाँ, तो पूरी मुंबई में अकेली इतनी कंपनीज रजिस्टर होती हैं, तो एक मुंबई के लिए अलग से एक आरओसी महाराष्ट्र में लगा दिया, एक रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए एक, तो मुंबई के लिए एक आरओसी, एक रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए एक आरओसी लगा दिया, ठीक है। जो बाकी के महाराष्ट्र में जो भी कंपनीज रजिस्टर हो रही है वो सब इस सेकेंड आरओसी के पास में जाएंगी। तो मोटा मोटा स्कीम क्या कि सर हर स्टेट पे एक आरओसी। उसके अलावा कुछ स्टेट्स, कुछ जगह ऐसी है जहां पर 2 स्टेट्स मिला के एक आरओसी, और कुछ जगह तो ये भी सेटअप है कि एक स्टेट में 2 आरओसी भैया, जहां पर ज्यादा जरूरत रिक्वायरमेंट है। तो सर जहां भी कंपनी रजिस्टर हो रही है उससे रिलेटेड जो भी आरओसी है, उसके पास में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन देनी होती है। वो हो जाता है आपका स्टेप नंबर 1। सर क्या डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन देनी होती है? सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है उस कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करेंगे आप, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार करेंगे आप। और उस पे सभी सब्सक्राइबर जो हैं, जो उस कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, वो सब अपने अपने साइन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे उसको, और फिर उसको आरओसी के साथ में देंगे। ये हो गया पहला डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन। आओ पढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर शिरीन जॉन, यहाँ से जहां से छोड़ा था। For registration of the company, following documents and information are required to be filed with the registrar within
whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated. कौन से The रजिस्ट्रार के पास में विद इन हुज जुरिस्डिक्शन आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस आने वाला है, उस रजिस्ट्रार के पास में आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट पढ़ भाई। The memorandum and articles of the company duly signed by all the subscribers to the memorandum. जो भी जिसने भी अपना नाम और उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डाला है कि मैं इस कंपनी को स्टार्ट कर रहा हूं, वो सबको साइन करना पड़ेगा। तो पहला डॉक्यूमेंट्स क्या हो गए? मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेकंड और थर्ड डॉक्यूमेंट दो तरीके के डिक्लेरेशन है। सेकंड डॉक्यूमेंट क्या है? एक डिक्लेरेशन है, और थर्ड डॉक्यूमेंट क्या है? अगेन एक डिक्लेरेशन है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट जो डिक्लेरेशन है। सर वो कौन करेगा? सर एक ऐसा बंदा जिसने प्रोफेशनल कैपेसिटी में कंपनी खोलने में मदद करी है, वो उस डिक्लेरेशन पे साइन करेगा। वो कौन हो सकता है? सीए हो सकता है, प्रैक्टिसिंग सीएस हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, और कौन हो सकता है? सर एडवोकेट या लॉयर हो सकता है। ठीक है, और कौन हो सकता है कि सर कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स हो सकता है। तो सर जिसने भी प्रोफेशनल कैपेसिटी में हेल्प करा है, जिसने भी प्रोफेशनल कैपेसिटी में हेल्प करा है, एक तो वो बंदा हो सकता है। ठीक है, प्लस उस डिक्लेरेशन में, जस्ट अ सेकेंड, प्लस उसी डिक्लेरेशन पे दूसरा एक जना और साइन करेगा। कौन साइन करेगा? आई एम सॉरी, एक मिनट, हाँ, प्लस उस डिक्लेरेशन पे एक और जना साइन करेगा। सर कौन साइन करेगा? जो कंपनी का डायरेक्टर है या कंपनी सेक्रेटरी है, यानी कि जो कंपनी के अंदर का बंदा है वो साइन करेगा। अच्छा, क्या होगा उस डिक्लेरेशन में? दोनों जने जिस पे साइन कर रहे हैं, जिसने प्रोफेशनल कैपेसिटी में हेल्प करी है और जिसने कंपनी के अंदर का डायरेक्टर या सीएस जो कि कंपनी फॉर्म कर रहा है, उस कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी या उस कंपनी का डायरेक्टर क्या डिक्लेरेशन साइन करेगा कि सर कंपनीज एक्ट और कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उन सबको फॉलो किया गया है। कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पूरे एक्ट और रूल्स का ध्यान रखा गया है और फिर हमने इस कंपनी को फॉर्म किया है। यानी कि ये दो लोग डिक्लेयर कर रहे हैं कि भैया कंपनी बिल्कुल सही तरीके से सारे एक्ट्स रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए फॉर्म करी जा रही है। कौन कौन इस डिक्लेरेशन पे साइन कर रहा है? सर एक बंदा जो कि प्रोफेशनल कैपेसिटी में जिसने कंपनी खोलने में मदद की, दूसरा जो कंपनी का इंटरनल बंदा है, वो दोनों इस डिक्लेरेशन पे साइन करेंगे कि कंपनीज एक्ट रूल्स रेगुलेशंस को प्रॉपर फॉलो किया गया है इस कंपनी को खोलते समय। पढ़ भाई सेकंड डिक्लेरेशन, मतलब फर्स्ट डिक्लेरेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट। a declaration by person who is engaged in the formation of the company, an advocate, a chartered accountant, a cost accountant, a company secretary in practice, and by a person named in the articles, director, manager, secretary of the company, that all the requirements of this act and the rules made thereunder in respect of registration and matters precedent or incidental thereto have been complied with. कंपनी को रजिस्टर करने से लेके कंपनीज एक्ट में या कंपनीज एक्ट के अंडर बने हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो भी कंपनी को रजिस्टर करने से लेके बातें थी, वो सारी की सारी हमने ये जो एक्ट में दी हुई रूल्स में दी हुई है वो सब हमने कंप्लाई करी है, सब हमने फॉलो करी है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन पे दो जनों के साइन होंगे, एक तो जिसने प्रोफेशनल कैपेसिटी में कंपनी खुलाने में मदद करी है और एक इंटरनल आदमी जो कि उस कंपनी का डायरेक्टर होगा, या फिर मैनेजर होगा या फिर सेक्रेटरी होगा उस कंपनी का, उसके साइन होंगे। तो दो डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए। सर सबसे पहला स्टेप क्या है? डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है रजिस्ट्रार को। क्या डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है? सर 7 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। पहला डॉक्यूमेंट है एमओए और एओए, दूसरा डॉक्यूमेंट है एक ऐसा डिक्लेरेशन जिसमें इन दो जनों के साइन होंगे, तीसरा अगेन अ डिक्लेरेशन। सर ये डिक्लेरेशन किससे आएगा? from each of the subscribers to the memorandum। देखो, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, ये आपने इस कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, आपको बेसिक ध्यान है कि हर कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। हम लोग पढ़ेंगे एमओए क्या होता है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, एओए क्या होता है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सर
जो भी लोग उस कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना नाम सब्सक्राइब करते हैं, अपना साइन डालते हैं, इसीलिए सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहलाते हैं। तो सर अब ये लोग डिक्लेरेशन देंगे, हर बंदा जिसने अपना नाम सब्सक्राइब किया है उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे, तो हर वो बंदा अ डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। और यदि कंपनी ने कंपनी बनाते समय ही फर्स्ट डायरेक्टर्स कंपनी के कौन होंगे उनका नाम भी डिक्लेयर कर दिया है, तो उन फर्स्ट डायरेक्टर्स के द्वारा भी वो डिक्लेरेशन साइन किया जाएगा। ठीक है, इन दोनों के द्वारा साइन किया जाएगा। और क्या उस डिक्लेरेशन में लिखा हुआ होगा, ये सब बातें लिखी होगी, ये 1 2 3 पढ़ना चालू कर, क्या लिखा हुआ होगा इस सेकंड डिक्लेरेशन में। He is not convicted of any offense in connection with the promotion, formation, or management of any company. देखो कि ये लोग जो मिलके कंपनी खोल रहे हैं ना, यदि प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 लोग मिलके कंपनी खोल रहे हैं, यदि पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 या उससे अधिक लोग मिलके कंपनी खोल रहे हैं। तो पब्लिक कंपनी के केसेस में इन सारे 7 जनों के, प्राइवेट कंपनी में 2 या 2 से अधिक जितने भी लोगों ने मिलके कंपनी खोली है उन लोगों के, सर सबके साइन इस डिक्लेरेशन पे होंगे। डिक्लेरेशन की पहली बात क्या होगी सर, डिक्लेरेशन की पहली बात होगी, ये आ गया थर्ड पॉइंट तुम्हारा, डिक्लेरेशन सेकंड वाला डिक्लेरेशन कौन कौन करेगा कि सर सब्सक्राइबर्स टू एमओए, जिन्होंने सब्सक्राइबर्स टू एमओए है, प्लस जो यदि कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स यदि हैं, तो वो क्या डिक्लेरेशन में 3 बातें बोलेंगे। क्या 3 बातें बोलेंगे कि सर सबसे पहली बात, हम लोग कॉन्विक्टेड नहीं है। कौन होता है रे कॉन्विक्ट? हु इज अ कॉन्विक्ट? हु हैज बीन फाउंड गिल्टी, who has been found guilty into the court of law, कि आपने ये गड़बड़ काम किया है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्विक्ट। जिस पे केस चल रहा है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि वो गिल्टी है या नहीं, वो कॉन्विक्ट नहीं होगा। जिस पे केस चल के और डिसीजन आ गया है कि आपने गड़बड़ काम किया है, वो कॉन्विक्ट हो जाएगा। कॉन्विक्ट और नॉन कॉन्विक्ट में फर्क समझ में आया? मान लो देव पासारी ने किसी को थप्पड़ लगा दिया, ठीक है, अभी कोर्ट में ये प्रूव नहीं हुआ है कि इसने फिजिकली किसी को असॉल्ट किया है या थप्पड़ लगाया है। जब तक प्रूव नहीं हुआ तब तक वो कॉन्विक्ट नहीं है। यदि प्रूव हो गया कि इसने गलत काम किया है तो फिर वो कॉन्विक्ट हो जाएगा। तो फिर इस डिक्लेरेशन में ये दोनों जने क्या बोलते हैं कि सर हम लोग कॉन्विक्ट नहीं है, हम लोग कॉन्विक्ट नहीं है in any matter relating to promoting a company or forming a company or management of the company earlier। हम पहले किसी भी कंपनी को फॉर्म करने को लेके, प्रमोट करने को लेके या मैनेज करने को लेके कॉन्विक्ट नहीं हुए, हम पाक साफ हैं, हम बिल्कुल साफ बैकग्राउंड से आ रहे हैं। सेकंड चीज जो उस डिक्लेरेशन में बोली जाएगी शिरीन, He has not been found guilty of any fraud or और misfeasance मिसफीसेंस or misfeasance or of any breach of duty to any company under this act or any previous company law during the last 5 years. पिछले 5 सालों में हमने ये जो करंट कंपनी एक्ट है या प्रीवियस कंपनी लॉ यानी कि कंपनीज एक्ट 1956, पिछले 5 सालों में हमें ना तो करंट कंपनीज एक्ट या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ में हमें किसी भी फ्रॉड के लिए या मिसफीसेंस के लिए, व्हाट इज मिसफीसेंस? कोई भी आप एक काम कर रहे हो ना, आपने उसे रॉन्गफुल तरीके से किया है, उसके लिए भी हम गिल्टी नहीं है। और फॉर एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी